नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच गई है। जो नेता पिछले सालों के दौरान उपेक्षित रहे या जिनकी बातें नहीं सुनी गई, वो अब खुलकर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद को अनुशासित बताने वाली, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी में लड़ाई अब मीटिंग से निकलकर सड़क पर आ गई। उनको हमको देना चाहिए था, हम दे नहीं पाए, चाहे जिस भी कारण से हो। बल्कि मुझे तो कहता, मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ पहले भी, तो उनका कहना था मोबाइल की जगह में आप 2 साल का बोनस बांट देते तो कम से कम ये इस प्रकार की स्थिति भले सरकार नहीं बनती, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में पहुँच जाते। किसानों के बीच में जो नाराज़गी देखी गई है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है कुछ कमियों के कारण हुई है, और हमको इस बारे में किसानों से निश्चित रूप से इस सार्वजनिक रूप से अपने छत्तीसगढ़ के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस बात पे कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई है। मगर कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस ओर संज्ञान में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल से सत्ता में रही बीजेपी का विधानसभा चुनाव में सफाया क्या हुआ? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच की खींचतान सड़क पर आ गई। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का कंपटीशन होने लगा। हार की समीक्षा पार्टी ने की या नहीं, लेकिन नेताओं ने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। बीजेपी के नेता अपनी सरकार में लिए गए सही और गलत फैसलों पर खुलकर बोलने लगे। आलोचना झेल रहे पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो अपनी पार्टी के नेताओं से ही पूछ लिया कि अब क्यों ज्ञान आया है। धीरे धीरे लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बयान आते रहेंगे, उसको चिंता। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले सावधान नहीं किए गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रमन सरकार के कैबिनेट में रहे ननकीराम कंवर ने 2017 में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी में आगाह किया था कि अधिकारियों से लेकर किसानों मजदूरों तक की समस्याओं को सामने रखा, लेकिन समस्याएं गई नहीं और सरकार चली गई। हम कोई विचार रखते हैं, पर्सनली रखें, उसको अगर तवज्जो नहीं देंगे तो जो स्थिति आज बनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता गई तो ठीकरा फोड़ने के लिए सिर की खोज शुरू हुई। प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाकर हार की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया। सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर राज्य की राजनीति से किनारा दिखाने की कोशिश हुई। विधानसभा चुनाव हारे 3 पूर्व मंत्रियों राजेश मूणत, अमर अग्रवाल और केदार कश्यप को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी देकर दोष मुक्त किया गया, और आखिर में हार के गुनहगार की खोज कार्यकर्ताओं पर जाकर खत्म हुई। शेखर साहू जी के व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने कभी कोताही नहीं किया। किसानों को जो सम्मान देना चाहिए, उनके लिए जो करना चाहिए, ये पूरे मन से प्रयास किए। जी। बीजेपी की आपसी कलह आजकल कांग्रेस पार्टी के एंटरटेनमेंट और गॉसिप का शानदार जरिया है। कांग्रेस नेता विरोधी दल के घर में गुटबाजी और घमासान का मजा लेने के साथ ही बीच बीच में चुटकी भी ले रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बचाव में खुद सीएम भूपेश बघेल सामने आ गए हैं। पूरे प्रदेश को खोखला करते रहे और दोष कार्यकर्ताओं पर दे रहे हैं, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। बीजेपी के विरोध में स्वर धीरे धीरे मुखर होने लगे हैं। ज्यादातर नेता ये मानते हैं कि अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बाहर नहीं, बल्कि पार्टी फोरम में। अब सवाल ये है कि पार्टी फोरम में अगर किसी की बात नहीं सुनी जा रही तो वो जाए कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू ने भी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान का समर्थन किया है। धनेन्द्र साहू ने कहा है कि भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा न कर पाप किया था, जिसका नतीजा भाजपा की बेहद बुरी हार के रूप में सामने आई है, और अब भाजपा को इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री ने यह बयान भी देकर के उस बात की स्वीकारोक्ति करी है उन्होंने, और ये अपने आप में साबित है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं चुनावी वादा पूरा करें, वरना जनता सबक सिखाएगी, और जनता ने बुरी तरह से सबक सिखाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब ये लोग कम से कम 20 साल प्रायश्चित करें अपने इस पाप का।
निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और पूर्व सीएम रमन सिंह पर तीखा हमला बोला है। चकरभाटा एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह जब 30 दिन में मुख्यमंत्री बंगला नहीं खाली कर पाए तो उनकी पार्टी भला 30 दिन में कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा कैसे कर सकती है। सीएम ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाने की भी बात कही। भूपेश बघेल ने कहा है कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा के दौरे पर जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री बिलासपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 30 दिन में रमन सिंह बंगला खाली नहीं कर पाया, हमारी चर्चा क्यों कर रहे हैं? बंगला भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। 30 दिनों में जो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कौशिक ने कहा है कि नई सरकार को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी योजना को सिर्फ भाजपा सरकार के शुरू करने की वजह से बंद नहीं करना चाहिए और ऐसी सोच को नई सरकार को प्रदेश हित में बदल देना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने के पूर्व सारी बातों पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार के बयान आया कि आयुष्मान भारत बंद करेंगे, निश्चित रूप से आज पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग उस कार्ड का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 20 जनवरी को रायपुर आ रहे हैं। पुनिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीसीसी पदाधिकारियों की अहम बैठक लेंगे। वहीं कांग्रेस के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। पुनिया मोर्चा और प्रकोष्ठों की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्ययोजना के साथ ही प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटियों का निरीक्षण भी करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने के टिप्स भी देंगे। पुनिया के इस दौरे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा की उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा की संभावना है। 28 जनवरी को राहुल गांधी के संभावित छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चर्चा हो सकती है। सभी मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के साथ एआईसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया जी बैठक करेंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए होने वाली अन्य बैठकों में भी अपने इस दौरा कार्यक्रम में पुनिया जी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा ने विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने वाले पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपा की लोकसभा चुनाव की रणनीति पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही। हालांकि वे खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव हारने वाले राजेश मुणत, केदार कश्यप और अमर अग्रवाल को लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की लहर के बावजूद शानदार वोट से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा को इनके अधीनस्थ रखा गया है। लोकसभा चुनाव के समय ये विधायक हारे हुए पूर्व विधायकों को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कहकर बचते हुए नजर आए कि ये संगठन का निर्णय है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र उपासने इस निर्णय से असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि अनुभव के हिसाब से दायित्व मिलना चाहिए। तो दायित्व संगठन का कुछ न कुछ उस क्लस्टर के आयोजन के लिए दिया जाता है। संगठन का दायित्व है, उसमें किसको क्या दायित्व दिया गया वो तो संगठन तय करता है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि सेकंड लाइन तैयार करने की आवश्यकता पार्टी में है और वही लोगों को हम देते रहेंगे तो दूसरी लाइन तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके साथ एक केंद्रीय स्तर पर जो है दूसरे लोगों को भी ट्रेंड करना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी लाइन भी हमारी तैयार हो सके। छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव में हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसी महीने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक प्रदेश भर में होने वाली है, जिसमें जिला कार्य समिति के सदस्यों के अलावा मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रखी गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की मौजूदगी की वजह से ये माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी होगी। हालांकि प्रदेश स्तर पर विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा बैठक में कई प्रत्याशियों को अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में जिला कार्य समिति की बैठकें हंगामेदार हो सकती हैं। इस बैठक के अंदर में जो पुराने हमारे चुनाव के एक समीक्षा होगी और समीक्षाओं के साथ साथ आगामी जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें 8 कार्यक्रम शहर के अंदर में करने हैं, उसकी पूरी रणनीति रूपरेखा वहाँ पर बनेगी। में जाएंगे और अपने फोरम पे अपनी बातों को रखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं चूँकि पार्टी के जो है आंतरिक मामले हैं और उस मामले को पार्टी फोरम पे उठाने का प्रयास करेंगे
और जहाँ तक होगा जो गलतियाँ हुई है वो वरिष्ठ नेता को भी संज्ञान में है और उनको संज्ञान में लेना चाहिए, आम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना चाहिए। 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार अधिकारियों की जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा पर जानकारी नहीं देने पर भूपेश सरकार ने 13 कलेक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के भीतर पूरी जानकारी भेजने और देरी के लिए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। जिन कलेक्टरों को नोटिस जारी किया गया है उसमें रायपुर, कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर कलेक्टर शामिल हैं। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 दिसंबर को सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निराकृत आवेदनों की जानकारी 7 जनवरी तक भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन 13 कलेक्टरों ने तय समय सीमा पर जानकारी नहीं भेजी, जिस पर सरकार ने तल्ख तेवर दिखाते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी अधिकारी काम में लापरवाही करेगा और तय समय सीमा में काम नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो समस्या है वो सही समय में उसके निराकरण होना चाहिए, समय सीमा पे, चाहे वो बंटवारानामा को हो, चाहे सीमांकन को हो, चाहे और भी जितने भी हैं उसमें उन सबको समय सीमा पे पूरा करना चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए नोटिस जाएगा ही। और एक अच्छी खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान के लिए IBC 24 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से नेशनल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। IBC 24 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी की श्रेणी में अवार्ड के लिए चुना गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने IBC 24 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्गों में से 2 पर छत्तीसगढ़ के संस्थानों का चयन इन मीडिया संस्थानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत करेगा। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए देश भर के मीडिया संस्थानों से 4 श्रेणियों में प्रविष्टियां मंगाई थी। मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता, कवरेज की व्यापकता, विस्तार और लोगों में अभियान के प्रभाव जैसे मानकों पर उत्कृष्टता के साथ खरे उतरने वाली मीडिया संस्थानों को इन पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त कोरबा से मिल रही है। वन विभाग के सागौन बाड़ी में आग लग गई है। आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरबा से आग का तांडव देखने को मिला है। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के सागौन बाड़ी में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वन विभाग के सागौन बाड़ी में आग लगी है। ये आग का विकराल रूप है जिसे बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वन विभाग के सागौन बाड़ी में आग लगी है। कोरबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी नुकसान भी हुआ है। साथ ही इस आग को बुझाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है फायर ब्रिगेड की टीम के लिए। तो कोरबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सागौन बाड़ी में आग लगी है। वन विभाग की सागौन बाड़ी है, जहां इतनी विकराल रूप से आग लगी है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। धीरज दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। धीरज, क्या कारण है कि आग लगी है और अभी क्या स्थिति? देखिए, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जो 2 से 3 फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच चुकी है और फायर ब्रिगेड मंगाया गया मौके पे। वहाँ सागौन का बाड़ी था वहाँ पे, और बहुत दिनों से विवान क्षेत्र था जो पास में एक हेलीपैड है वहाँ पे, और वहाँ पे आग लगी हुई है। और भी अभी दमकल कर्मी मौके पहुंचे हुए हैं, आग को बुझाने का प्रयास जारी है। चलिए, शुक्रिया धीरज जानकारी के लिए। तो फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग किस वजह से लगी ये भी पता नहीं चल पाया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव जिले से लगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान भी जब्त किए हैं। दरअसल राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा के समीप भावे क्षेत्र के घने जंगल में नक्सलियों ने अपना कैंप बनाया है। सूचना के बाद पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली और नदी किनारे खाना बनाने बैठे नक्सलियों ने पुलिस को आते देकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। लगभग आधे घंटे तक दोनों ओर से हो रही फायरिंग के बीच पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। घटनास्थल से पुलिस ने 2 नग आईईडी, 4 नग सोलर प्लेट और प्रिंटर जब्त किया है। रायपुर के स्क्रैप कारोबारी की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ग्वालियर से आज रायपुर लेकर पहुंची। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी नीतू कमल ने बताया कि स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद सिराज की हत्या करने के बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से फरार हो गए थे आरोपी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और ग्वालियर पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने सिराज को गाड़ी बेचने के लिए बुलाया था और गाड़ी दिखाने के लिए अपने साथ तेंदुआ गांव लेकर गए और पैसों के लालच में हत्या कर दी। मोबाइल को शहर के भीतर फेंक कर फरार हो गए थे। वो ग्वालियर पुलिस रेलवे स्टेशन के आसपास होगा, तो ग्वालियर पुलिस से संपर्क किए थे और ग्वालियर पुलिस ने भी तत्काल अपने टीम को रेलवे स्टेशन में भेजे थे और जो कोच और जो सीट नंबर्स जो हमने यहाँ से बताए थे वहाँ पर देखा और देखने पर ये दोनों आरोपी मिल गए। तत्काल वो अपने हिरासत में ले लिए और हमको भी सूचना दिए थे। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सही जानकारी मिलने से यात्रियों ने हंगामा कर दिया। हालांकि दोपहर बाद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन रायपुर सेक्टर की एक फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर फॉग ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी की समस्या है, लिहाजा फ्लाइट ऑपरेट होने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से रायपुर आने वाली उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी दिल्ली रायपुर की एक उड़ान रद्द कर दी है, जबकि बाकी सभी दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स देरी से पहुंच रही है। घर वाले टेंशन अलग ले रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, वो बता नहीं रहे। यार ये तो सोचो यार, आप अपनी जॉब कर रहे हो, लेकिन ये पब्लिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक हुई। सीएम ने राज्य के विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों के सही ढंग से दोहन और बेहतर उपयोग के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं कांकेर जिले में आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना का संचालन शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया गया। आरी डोंगरी में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गिनती उच्च श्रेणी के अयस्कों में की जाती है। वहीं सरगुजा जिले की मैनपाट तहसील के पथराई गांव में बॉक्साइट के खनन और बिक्री पर भी अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कबीरधाम और सरगुजा जिले में बॉक्साइट और आरी डोंगरी आयरन ओर के खोज के काम को प्राथमिकता के आधार पर करने का फैसला लिया गया। हाईकोर्ट ने नए भवनों के निर्माण के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं, लेकिन रायगढ़ में पिछले कई सालों से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नगर निगम राशि तो ले रहा है, लेकिन सिस्टम नहीं लगाए जा रहे हैं। अब तो 685 आवेदनों से करीब 44 लाख रुपए से ज्यादा की राशि नगर निगम जमा कर चुका है। दरअसल राज्य शासन के नियम के अनुसार अगर भवन निर्माण के बाद भूस्वामी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने खर्च से लगा लेता है तो निगम को भवन निरीक्षण के बाद अग्रिम जमा राशि भूस्वामी को वापस करनी होती है। लेकिन इन सभी आवेदकों से अग्रिम राशि तो जमा करा ली गई, ना तो इन घरों में जाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की गई और ना ही निगम की ओर से सिस्टम लगाने की कोई पहल की गई। वहीं मामले में निगम आयुक्त का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस योजना पर अमल नहीं लाया जा सका। इस संबंध में नए सिरे से कार्ययोजना बनाई जाएगी और जल्द ही जमा राशि से घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम जो पैसा जमा कराते हैं बिल्डिंग परमिशन के समय, तो उसमें बहुत सारे लोग काम नहीं कराते हैं और वो राशि भी उनको वापस नहीं होती है और राशि निगम में पड़ा रहता है। कि जिनकी भी राशि जमा है, यदि उनके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना है तो वहाँ पर जाके सर्वे करके और उनके यहाँ हम उन्हीं के पैसे से उस सिस्टम को लगाने का काम करेंगे। CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। CSPDCL के मुताबिक इस साल उसे बिजली आपूर्ति के लिए 12,508 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि उसे मौजूदा विद्युत दर से करीब 14,701 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है। यानी इस साल
सीएसपीडीसीएल को करीब 2200 करोड़ रुपए के राजस्व का शुद्ध लाभ होने वाला है। ऐसे में सीएसपीडीसीएल चाहे तो विद्युत दर में कमी कर सकता है, लेकिन सीएसपीडीसीएल ने इस लाभ से पिछले 2 सालों के नुकसान की भरपाई करने का प्रस्ताव दिया है। इस हिसाब से उसे करीब 753 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि नियामक आयोग ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है। आयोग के मुताबिक इस पर चर्चा के लिए फरवरी महीने में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी और उसके आधार पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। अभी जो उन्होंने राजस्व आवश्यकता बताई है वो 12,507 करोड़ की बताई है और प्रचलित दरों से 14,701 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। अभी हमने रिटेल टैरिफ काउंट से प्रपोजल मांगा है, वो रिटेल टैरिफ का प्रपोजल हम वेट कर रहे हैं, वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाल के फिर जन सुनवाई वगैरह की जाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान की आवक बढ़ने पर सरकार को घेरा है। भाजपा ने धान खरीदी के अंतिम चरण में भूस्वामियों के खाते में धान बिक्री बढ़ने के मामले को चिंताजनक बताया है और धान खरीदी की इस फर्जीवाड़े की जांच कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि कई किसानों ने अब तक समितियों को धान नहीं बेचा, लेकिन उनके खातों में गैर किसान और दलाल कूचिए धान बेचने समितियों में पहुंच रहे हैं। इससे आशंका है कि मिलर्स को दिए गए धान की रिसाइकलिंग हो रही है। इधर कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया है। 75 लाख मैट्रिक टन की जगह 85 लाख मैट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री जी ने, 10 लाख मैट्रिक टन ऊपर है। तो इसका मतलब है रिसाइकलिंग करके मिलर्स लोगों से चंदा उगाही करना। किसानों के खाते में किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। रिसाइकलिंग के माध्यम से मिलर्स के द्वारा जो है वो अन्य लोग जो हैं बिचौलिए लोग वो लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार विपक्ष का भूमिका निभाते हुए उन शिकायतों को सामने लाना चाहिए और अगर कोई शिकायत सही होगी तो उस पर कार्यवाही भी होगी, लेकिन झूठे आरोप प्रत्यारोप करके भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने किसान विरोधी चरित्र का परिचय दे रही है। और अब बात IBC 24 को मिले नेशनल मीडिया अवार्ड की। वोटर्स अवेयरनेस और एजुकेशन की बेस्ट कैंपेनिंग के लिए IBC 24 को यह अवार्ड दिया जा रहा है। 25 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से यह अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। मतदाता जागरूकता में यदि उन्होंने अच्छा भूमिका निभाई है और खुद निर्वाचन आयोग उसकी प्रशंसा करी है, निश्चित तौर पर यह कार्य सराहनीय है। हम लोगों ने भी देखा दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सराहनीय योगदान रहा है और उससे लाभान्वित अवश्य ही हुए हैं सारे लोग। जन कारवां के माध्यम से जो सारे मतदाताओं को जिस तरह से शपथ ग्रहण कराया है, IBC को बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से हम सब लोग उनको बधाई देते हैं कि उनने वास्तव में बहुत अच्छे कार्यक्रम करे और उसमें लगातार उनने जो घूमे और मतदाताओं को शामिल होने के लिए करा, जागरूकता करी, उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ कि करीब 80% वोटिंग हुई और उसमें मैं 58,000 से ज़्यादा मतों से जो है अपने छत्तीसगढ़ में प्रथम आया। जन कारवां कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता को जागरूक करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से मतदाताओं में जागरूकता पैदा हुई है और भारत निर्वाचन आयोग ने IBC 24 को इस कार्य के चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।